सीएम भजनलाल शर्मा का बजट पूर्व संवाद। युवा और खेल क्षेत्र के प्रतिनिधियों से सीएम भजनलाल शर्मा ने बजट पूर्व चर्चा की। महिला प्रतिनिधियों, प्रतिभावान युवा उद्यमियों के साथ संवाद किया। युवा प्रदेश की आर्थिक समृद्धि के इंजन है। सरकार युवाओं को उनके सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसर दे रही है। आपनो अग्रणी राजस्थान का सपना भी साकार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बजट पूर्व संवाद और ऐसे में युवा और खेल प्रतिनिधियों के साथ में बैठक उन्होंने की और साथ ही कहा कि जो युवा होते हैं वो प्रदेश के आर्थिक समृद्धि का इंजन होते हैं। और साथ ही सरकार युवाओं को उनके सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसर भी दे रही है। आपनो अग्रणी राजस्थान का सपना भी साकार किया जा रहा है। और जयपुर में नवीकरणीय ऊर्जा पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक की गई। होटल आईटीसी राजपुताना में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ और इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी बैठक में मौजूद रहे। विभिन्न राज्यों के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रतिनिधियों सहित नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में पीएम सूर्य घर योजना, पीएम कुसुम योजना जैसी योजनाओं पर भी चर्चा हुई। शर्मा, मंत्री हीरालाल नागर मौजूद रहे और नवीकरणीय ऊर्जा पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक हुई। होटल आईटीसी राजपुताना में ये समीक्षा बैठक हुई। ऊर्जा पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक हुई। राजस्थान को कैसे ऊर्जा के क्षेत्र में हम देश के ऐसे अग्रणी राज्य को बनाएं और उसके लिए जब भी आप दिल्ली पधारते हैं और सहयोग के लिए कहते हैं, हमेशा हमें चाहे वो 2000 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज मिला हो तो आपके सहयोग से, चाहे हमें कुसुम सी योजना हो, कुसुम ए योजना हो, ऐसे कई सहयोग हमें मिले हैं जिससे ये लगता है कि राजस्थान के प्रति आपका जो सहयोग है और वो डबल इंजन की सरकार का ये नतीजा है। आज हम राजस्थान में कुसुम ये योजना के माध्यम से लगभग 6500 मेगावाट के हमारा जो टारगेट है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। कुसुम सी योजना में 5500 मेगावाट और उसके साथ साथ हमने हेम योजना के भी टेंडर किए हैं जिसमें हमें सफलता मिलेगी और 1000 हमारा रूफटॉप सोलर का भी हेम योजना में हमने टेंडर किए हैं। तो लगभग 17000 मेगावाट का सोलर के प्रक्रियाधीन है, टेंडर कर लिए गए हैं, कुछ अवार्ड भी कर दिए गए हैं। और ये राजस्थान में इतनी बड़ी मात्रा में जब सोलर के लिए हम प्रयास कर रही है सरकार, तो मुख्यमंत्री जी माननीय भजनलाल जी शर्मा, हमें ऊर्जा के क्षेत्र में हर राज्य कैसे निर्भर हो सकता है, इसलिए मैं सभी हमारे राज्यों के पधारे मंत्रीगण, भारत सरकार एवं विभिन्न राज्यों के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस रीजनल वर्कशॉप में आप सभी के साथ अक्षय ऊर्जा के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। निश्चित रूप से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है कि राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी आवश्यकता तो पूरा करेगा ही, लेकिन आने वाले समय में राजस्थान पूरे देश को ऊर्जा के क्षेत्र में काम करेगा और पूरे देश के लिए ऊर्जा देगा। क्योंकि हमारे पास जिस तरह से अभी हमारा राइजिंग राजस्थान हुआ, राइजिंग राजस्थान में हमारा 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए,
लेकिन उसमें सबसे ज्यादा 26 लाख करोड़ रुपए के हमारे बिजली ऊर्जा के क्षेत्र में हुए हैं। हम समझ सकते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में जिस तरह से आपने अपने विचार, गणमान्य व्यक्तियों ने विचार रखे हैं, आदान प्रदान के लिए एक विशेष अवसर मिला है। ऊर्जा किसी भी देश के विकास का मूल आधार है। ऊर्जा उपलब्धता औद्योगिक विकास, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण का मार्ग प्रस्तुत करती है। इसके बिना किसी भी आधुनिक समाज की कल्पना आज के संदर्भ में अधूरी है। ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें ऊर्जा के दक्ष उपयोग, नवीकरणीय स्रोतों को अपनाने और नई ऊर्जा नीति। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। गुर्जर कर्मचारी और अधिकारी परिषद जीकेएपी में हुई दो फाड़, एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज करवाया। सिविल सूट नंबर 1/2025 और 7 जनवरी को दर्ज किया केस। उमेर सिंह ने आरके गुर्जर, जयराम गुर्जर, राजेंद्र सिंह, हंसराज गुर्जर, स्टेट बैंक और पीएनबी को पार्टी बनाया। मामला मालिकाना हक और परिषद के पैसों का बताया जा रहा है। 23 जनवरी को प्रस्तावित है जयपुर में परिषद का भव्य कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सचिन पायलट, जवाहर बेढम और विजय बैंसला भी शामिल होंगे। इस केस की खबर वायरल होने के बाद परिषद को चंदा देने वालों की चिंता बढ़ गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। एसएमएस अस्पताल पहुंची डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी। राज्य मंत्री ओटाराम देवासी भी पहुंचे एसएमएस अस्पताल। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की कुशल क्षेम पूछी। पटना से एयरलिफ्ट कर देवनानी को लाया गया था जयपुर। पिछले साल ओटाराम देवासी को भी आया था हार्ट अटैक। स्पीकर वासुदेव देवनानी से मुलाकात करने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी पहुंची और साथ ही राज्य मंत्री ओटाराम देवासी भी पहुंचे। सिरोही विधायक और प्रदेश सरकार में पंचायती राज राज्य मंत्री पर लगातार जुबानी हमला और सोशल मीडिया पर पूर्व विधायक द्वारा की जाने वाली पोस्ट का जवाब देने के लिए भाजपा के जिला उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह देवड़ा ने सच बेधड़क से कई मुद्दों पर बात की। कुलदीप सिंह देवड़ा ने कहा कि पूर्व विधायक द्वारा मंत्री के बेटे पर अवैध वसूली के लगाए आरोपों का खुलकर जवाब देते हुए उनका ये कहना कि पूर्व विधायक अपने कार्यकाल में जो कुछ करवा रहे थे उन्हें आज भी वैसा होने का भ्रम हो गया है। वास्तविकता यह है कि वर्तमान में लोगों के काम आसानी से हो रहे हैं। वर्तमान विधायक ओटाराम देवासी सरलता के साथ लोगों से पेश आ रहे हैं और पूर्व विधायक संयम लोढ़ा को रास नहीं आ रहा। भाजपा सरकार के प्रदेश के अंदर 1 साल बीतने के बाद में सिरोही जिले के अंदर जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच में लगातार जो विकास कार्यों को लेकर के दावे किए जाते हैं उसके ऊपर पूर्व विधायक के द्वारा लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। इसी को लेकर के आज भाजपा के जिला उपाध्यक्ष जो कुलदीप सिंह जी देवड़ा है वो हमारे साथ में, उनसे जानेंगे। सर, जब भी मंत्री जी कोई प्रेस नोट जारी करते हैं जी तो पूर्व विधायक के द्वारा सबसे पहले आरोप लगाया जाता है कि ये मेरे कार्यकाल में हो चुका है और मंत्री जी सिर्फ वाहवाही ले रहे हैं। क्या किस प्रकार से देखते हैं आप इस चीज़ को? ऐसा है कि अगर सारे विकास के कार्य हो चुके होते, जो जनता ने किस आधार पर 36,000 वोट देके इनको जिताया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल प्रोपोगंडा के तैयार किया हुआ था कि हम विकास कर रहे हैं। वो विकास ना पहले कभी कुछ हुआ था। आज जितना भी विकास हो रहा है वो अब क्रियान्वित होगा और वो सारे के सारे कार्य हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा निष्पादित किए जाएंगे। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा जी कहते हैं कि सबूत के साथ में ये सारी चीज़ें सामने लाते हैं कि ये कार्य है वो मैंने उस समय ये पास करवाया था, उसका वित्तीय स्वीकृति उस समय जारी हो गई थी, वो सारी चीज़ें होती थी। उसके बाद आज मंत्री जी के द्वारा वापस उसी को लेकर के प्रेस नोट जारी किए जाते हैं। तो आप इस चीज़ को नहीं देखते हैं कि वो पूर्व विधायक के कार्यकाल में इसका काम हो चुका है? वो सिर्फ घोषणाएं थी। घोषणाएं करना कोई बड़ी बात नहीं है। केवल जनता के बीच में आके और ये कह देना कि ये मैंने इस तरीके का ये स्वीकृत कर दिया है। स्वीकृत करना और उसको अमली जामा पहनाना, उसकी वित्तीय स्वीकृति निकाल के उसको सैंक्शन करवाना, इसमें फ़र्क होता है। वित्तीय स्वीकृति की भी तो वो सारी चीज़ें डिटेल दे रहे हैं कि वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो गई, सिर्फ और सिर्फ टेंडर बाकी रह गए थे। तो काम क्यों नहीं हुए? इतने सारी वित्तीय स्वीकृतियाँ निकाल दी, बजट भी नहीं था, उससे ज़्यादा तो उन्होंने वित्तीय स्वीकृतियाँ निकाल दी थी। जो काम धरातल पे होने ही नहीं थे कभी, धरातल पे तो अब काम हो रहे। अब जो वित्तीय स्वीकृतियां निकल रही है वो धरातल पे भी आएगी और जनता के बीच में वो काम भी होंगे जो अधूरे पड़े थे।
पूर्व विधायक द्वारा एक आरोप और भी लगाया जाता है जी जो कहते हैं कि विक्रम टैक्स और एक काना टैक्स, जी ये दोनों पूर्व विधायक के द्वारा जो है, एक तो वर्तमान मंत्री के ऊपर और एक सांसद के ऊपर ये आरोप लगते हैं, उनके दोनों के बेटे के ऊपर। आप इस चीज को किस प्रकार से देखते हैं? बिल्कुल मिथ्या और गलत चीज़ है। ना सिरोही की जनता में कहीं विक्रम टैक्स है और ना कहीं काना टैक्स है। इस तरीके की बातें तो हमेशा विपक्ष का, ये इनका तो माहौल बनाने का हमेशा से काम रहा है। इनके राज्य के अंदर जब ये यहाँ एमएलए थे तब यहाँ पे क्या चल रहा था, यहाँ की जनता से छुपा हुआ नहीं है। क्या चल रहा था? वही चल रहा था जो अब ये दूसरों पे थोप रहे हैं। वो सारा कार्य इनके कार्यकाल में था जो इन्होंने आज ये थोप रखा है कि ये इस तरीके से इन दोनों को, एमपी और एमएलए को बदनाम कर रहे हैं। अगर ये ऐसा नहीं होता तो ये इनके और जीत का अंतर क्या था? ये फिर वैभव गहलोत को यहाँ पे एमपी इलेक्शन में वोट क्यों नहीं दिलवा पाए और खुद यहाँ पे वोट क्यों नहीं ले पाए? ये सीधा स्पष्ट अंतर है। और जनता जिनके साथ में खड़ी है, जनता देखती है कि कौन यहाँ विकास करवाएगा, कौन यहाँ स्थानीय मुद्दों को लेकर खड़ा है। ये सारी बातें अब जनता के सामने है। तो ये है कुलदीप सिंह जी देवड़ा, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष है। और अब जो है ये इनका साफ कहना है कि जो विक्रम टैक्स के आरोप लगाए जाते हैं, जो काना टैक्स के आरोप लगाए जाते हैं, वो एक मिथ्या आरोप है। और जो वर्तमान विधायक है वो अपने पूरी निष्ठा के साथ में काम कर रहे हैं, वर्तमान सांसद है वो पूरी निष्ठा के साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन जो पूर्व विधायक जो है वो एक सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद को जीवित रखने के लिए यहाँ पे माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका भाजपा मुंह तोड़ जवाब देगी। सहयोगी वसीम के साथ विक्रम सिंह कर्नौत, सच बेधड़क, सिरोही। नगर निगम हेरिटेज से खबर है। हेरिटेज निगम की पशु प्रबंधन शाखा की बड़ी कार्रवाई। मंगलवार के दिन मीट की दुकान खोलने पर 13 दुकानों को किया सीज। मौके पर 30 किलो मीट किया जब्त, 52,000 रुपए का चालान किया। हेरिटेज निगम आयुक्त अरुण हसीजा के निर्देश पर पशु चिकित्सक डॉक्टर योगेश शर्मा ने कार्रवाई की। बास बदनपुरा, गंगापोल, सुभाष चौक इलाके में औचक निरीक्षण किया गया। और सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में कल एकल पीठ और खंडपीठ में सुनवाई होगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ जहां अचयनित अभ्यर्थी कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करेगी, वहीं मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव की खंडपीठ में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई होगी। और इस मामले में बुधवार को राज्य सरकार कोर्ट में अपना जवाब पेश कर सकती है। कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने न केवल ट्रेनी SI की ट्रेनिंग और फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगाई। SI भर्ती 2021 के मामले में बुधवार का दिन अहम साबित हो सकता है। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर जहां हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले पर सभी की नजर है, तो वहीं भर्ती रद्द करने को लेकर एकल पीठ में सरकार का जवाब दिशा तय कर सकता है। कैलाश चंद्र शर्मा व अन्य की याचिका है, उस पर माननीय न्यायालय द्वारा फील्ड ट्रेनिंग और फील्ड पोस्टिंग पे रोक है। उस पर हमारे द्वारा एक एप्लीकेशन लगाई गई है जिसमें जो पूर्ण के आदेश हैं उन्हें क्लैरिफाई करने के लिए हमारे द्वारा कहा गया है और यह निवेदन किया गया है कोर्ट के द्वारा कि उनका वेतन जो उन्हें मिल रहा है वह रोका जाए। साथ ही साथ जो फील्ड ट्रेनिंग और फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी न्यायालय ने, उसके विरुद्ध जो चयनित सब इंस्पेक्टर्स हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके द्वारा भी अपील प्रस्तुत की गई है और उस अपील पे भी कल खंडपीठ में सुनवाई है। उसमें उन आदेशों को चुनौती दी गई है जिसमें न्यायालय द्वारा पूरा संपूर्ण रिकॉर्ड SIT द्वारा और महाधिवक्ता एवं सब कमेटी जो थी कैबिनेट मिनिस्टर्स की, उनकी रिपोर्ट मंगाई गई थी, उस आदेश को चुनौती दी है। साथ ही साथ जिस आदेश के तहत फील्ड ट्रेनिंग और फील्ड पोस्ट, देखिए ये पायल शर्मा और कुल 10 लोगों की तरफ से हमने अपील दायर की है और उस आदेश को चुनौती दी है जिसके द्वारा अपील करता हूं कि जो ट्रेनिंग है उस पर रोक कोर्ट ने लगाई थी। हमने न्यायालय से कहा है कि इस प्रकार का आदेश तो फाइनल नेचर का होता है, इंटरिम नेचर में इस तरह के आदेश पारित नहीं किए जाते हैं। दूसरा हमने कहा है कि किसी के अनुसंधान में कोई अक्षमता है, इनकॉम्पिटेंस है, तो बजाय इसके कि किसी दूसरे से इन्वेस्टिगेशन करवाने के या फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा करके उनकी ये राय के इस पूरी भर्ती को रद्द कर दूँ, इट इज़ नॉट जस्टिफाइड। कोई कनेक्टिंग लिंक नहीं है किसी तरह की। मैं आपको निवेदन करूं, हमने अपील में ये भी कहा है कि तकरीबन 416 तो वो कैंडिडेट्स हैं जो पुराना जॉब छोड़ करके आए हैं, 168 वो लोग हैं जो नया जॉब उनको मिला था लेकिन सब इंस्पेक्टर में रिक्रूटमेंट होने की वजह से उन्होंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया। और SOG ने खुद ने इन लोगों के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए और उसके अंदर इनको पाया, जो पास हुए उन्हीं के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया था कि उसमें उनका खुद का रिप्लाई है, बिकॉज दे आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन सेवरल फैक्टर्स। और भी कई सारी ऐसी बातें हैं जो SIT की रिपोर्ट में
नहीं आ पाई है। हो सकता है कि उसमें खुद में लिखा है रिपोर्ट के अंदर कि ऐसा अगर इनसे पूछताछ हो तो पता चलेगा, क्यों नहीं की गई पूछताछ, ये प्रश्नवाचक चिन्ह इसके ऊपर है। ये और प्रतापगढ़ में अरनोद उपखंड अधिकारी ने छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारी ने छात्रावास की असुविधाओं को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए वार्डन को व्यवस्थाओं के सुधार के निर्देश दिए और साथ ही उपखंड अधिकारी ने छात्रावास की रसोई में बन रहे खाने का भी निरीक्षण किया। वहीं अधिकारी ने छात्रावास में कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका की भी जांच की। वहीं उपखंड अधिकारी ने वार्डन को छात्रावास में व्यवस्था को तुरंत प्रभाव से सुधार करने के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की 50वीं वर्षगांठ को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के एल्यूमिनाई एसोसिएशन द्वारा भव्य स्तर पर 1970 से लेकर 2021 बैच के पूर्व विद्यार्थियों के एल्यूमिनाई मीट का आयोजन 24 और 25 जनवरी को किया जा रहा है। कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने बताया, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर एल्यूमिनाई मीट का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से जो बच्चे पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं वो हिस्सा लेंगे, पहुंचेंगे और नेपाल और श्रीलंका के साथ देश के सभी राज्यों से एल्यूमिनाई मीट में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। 7 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहा है और इस स्थापना दिवस और स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के अंदर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और उसी कड़ी में 24 और 25 जनवरी को राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान वन मंत्री संजय शर्मा ने सरिस्का अभयारण्य का दौरा कर वहां चल रहे विकास कार्यों और संरक्षित वन क्षेत्र में हो रहे सुधार प्रयासों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरणीय विकास के लिए किए जा रहे विभिन्न कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान वन मंत्री ने कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष जोर दिया। इस दौरान संजय शर्मा ने कहा कि सरिस्का न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय धरोहर है। इसे संरक्षित और विकसित करना हमारी प्राथमिकता है। झुंझुनू के नवलगढ़ उपखंड की मोहनवाड़ी पंचायत के बारवा गांव में हो रहे खनन कार्य का विरोध हो रहा है। ग्रामीण बड़ी संख्या में बारवा गांव से झुंझुनू जिला मुख्यालय पहुंचे, जिन्होंने जिला कलेक्टर और माइनिंग के अधिकारियों को लिखित शिकायत करते हुए इस खनन को बंद करवाने और अब तक हुए खनन का सीमा ज्ञान करवाने की मांग की। खनन बंद न करवाने की सूरत में आंदोलन की चेतावनी दी गई है। और हमारे गाँव में 500 साल पुराना महात्मा जी का मंदिर है, उसके चारों ओर ये अनिता देवी की लीज है जो अवैध ब्लास्टिंग कर रहे हैं, पत्थर गांव तक आते हैं और मंदिर टूटने के कगार पर है। 4 बार हमने मंदिर का रास्ता बनवा दिया है, चारों बार उन्होंने रास्ता तोड़ दिया है। और यहाँ की शिकायत है कि गांव बारवा में पहाड़ी के ऊपर महात्मा जी का प्राचीन मंदिर है और मंदिर के नज़दीक में एक लीज है। वो लीज धारक बार बार ब्लास्टिंग करता है, खनन करता है, जिससे गांव में भी पत्थर आते हैं और मंदिर को भी नुकसान पहुँच रहा है। उसकी जाँच करके उस पर कार्रवाई के लिए आज गांव वाले इकट्ठे होकर और अब जयपुर से खबर है, जहां आमजन के साथ शहर में ट्रैफिक व्यवस्था के सुचारू संचालन को और बेहतर बनाएगी ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक व्यवस्था सही करने के लिए आमजन से सुझावों के लिए हेल्पलाइन शुरू करने के लोगों की ओर से मिलने वाले सुझावों पर परीक्षण के बाद पुलिस की ओर से लागू किया जाएगा प्लान। बड़ी जानकारी, ट्रैफिक संबंधित फोटो वीडियो के जरिए भी मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके सुझाव दिए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त ईमेल के जरिए भी सुझाव भेजे जा सकते हैं और ये मोबाइल नंबर और साथ ही जो ईमेल है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। और जयपुर से अब खबर, राजस्थान पुलिस अकादमी में 2 दिन होगा रोड सेफ्टी पर मंथन। राष्ट्रीय स्तर के सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन पर विचार विमर्श करेंगे। राजस्थान पुलिस और परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। बुधवार को सुबह 9:45 का वक्त होगा और अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी एस संगठन ने जानकारी दी है। सड़क सुरक्षा के अंतर्गत दुर्घटनाओं में कमी लाने, तकनीकी पहलुओं का उपयोग और साथ ही यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने तथा जागरूकता फैलाने का जो मकसद रहेगा। इसके अलावा कानून और नियमों की जानकारी के साथ साथ क्षमता संवर्धन बढ़ाने के संबंध में भी मंथन होगा।
और अब जैसलमेर से बड़ी खबर, जहां जैसलमेर में स्पा सेंटर में पुलिस की कार्रवाई। शिव मार्ग स्थित रिंग रोड पर स्थित स्पा सेंटर में कार्रवाई। कोतवाली पुलिस ने स्पा सेंटर पर दबिश दी और सूचना मिलने पर बाहर लोगों की भीड़ उमड़ी। जैसलमेर में इन दिनों अवैध स्पा सेंटर में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं। अलवर के रामगढ़ में प्रशासन ने भारी पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, जिसमें 5 घर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको तोड़ा गया। मकान को तोड़ने की कार्रवाई के कारण प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में नोकझोंक की नौबत भी आ गई, लेकिन प्रशासन की समझाइश के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई। वहीं मकान मालिक की ओर से एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में पुश्तैनी मकान को बिना नोटिस के तोड़ने का आरोप लगाया। आशियाना उजड़ने के बाद सभी पीड़ित परिवार के लोग रात भर एसडीएम कार्यालय के बाहर बैठे रहे। ज्ञापन के माध्यम से दोबारा से रास्ते की पैमाइश करवाने की मांग रखी और हुए नुकसान की भरपाई करवाने की मांग की। एसडीएम ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया, इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी।